आमंत्रित करना चाहूंगा। पराग, ओवर टू यू, सेशन की तैयारी कीजिए और बाल मुकुंदाचार्य जी से सवाल होंगे, जवाब होंगे और उन सवाल जवाबों के बीच में विकसित भारत और विकसित राजस्थान की बात होगी। पराग, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद आपका लवली जी। और जैसा कि लवली जी ने बताया कि फायर ब्रांड नेता हैं बाल मुकुंद आचार्य जी, हवा महल से विधायक हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में सरकार बनने से ही करता हूं। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बाल मुकुंद आचार्य जी बनी तो सीएम का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था और आप सड़कों पर आ गए थे। आपने तो इतना तीखा बोलना शुरू कर दिया अपने विरोधियों को लेकर, किसी एक समाज को लेकर, कि आप पर फिर सवाल भी उठ रहे थे। तो कैसे हम देखें आपकी राजनीति को राजस्थान के लिहाज से? सर्वप्रथम तो मैं नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के इस आयोजन में, इस मंच पर मुझे आने का, जो बोलने का अवसर आप लोगों ने दिया, उसके लिए आप पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं और मेरी भाजपा के इस शासन और सुशासन की पूरी सरकार की ओर से बहुत बधाई देता हूं और राजस्थान की जनता की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को और केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजस्थान में कल इतिहास रचा गया जी। और ऐतिहासिक क्षण हम लोगों के लिए था। वो प्रसन्नता, वो खुशी, वो शब्दों से नहीं जाहिर की जा सकती, लेकिन मन बड़ा प्रफुल्लित है कि इस राजस्थान को कल यमुना जी का जल मिल रहा है, इसकी शुरुआत हुई है, उसकी ओर से मैं बधाई देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। आपने शुरुआत की कि मेरी विधानसभा हवा महल, मेरी विधानसभा हवा महल का टफ कंपटीशन है और आप मीडिया ने एक चर्चा उस समय शुरुआत की थी कि हॉट सीट हवा महल, ये आप लोगों के द्वारा ही आया था। मुझे तो शब्द का स्मरण भी नहीं था कि ये किसके लिए कहा जाता है। तो हॉट सीट हवा महल की स्थिति आप सबको अच्छे से पता है, क्या स्थितियां हैं वहाँ की। और मैंने वहाँ जहाँ से मेरे को पार्टी ने आदेश दिया, मैंने वहाँ से अपना चुनाव लड़ा और देवतुल्य जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद और मत दिया और मत से मैं आज भाजपा के एक प्रतिनिधि उस क्षेत्र का विधायक के रूप में उपस्थित हूँ। उस समय जो परिस्थितियाँ, जो स्थितियाँ थी कांग्रेस काल की, कांग्रेस काल में मैं राजनीतिक मंच नहीं है, न राजनीतिक बात करता, न मुझे आता जी। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति रहा हूँ, अब तक मेरा कार्यकाल वह रहा, या मेरा कोई कार्य क्षेत्र रहा तो विश्व हिंदू परिषद इत्यादि बजरंग दल में रहा। राजनीतिक बात और शब्द मुझे कहना आता भी नहीं है, लेकिन मैं जो सत्यता है वो अपने हृदय से कहता हूँ, न कि दिमाग से। कांग्रेस काल में संपूर्ण राजस्थान की जो परिस्थिति थी, अभी आदरणीय सुमन बहन जी ने बताया, औसतन 6 बलात्कार के मामले लिखे जाते थे, प्रतिदिन केस दर्ज होते थे। ये तो वो थे जो आ जाते थे, बाकी पता नहीं 52 होते थे कि 152 प्रतिदिन इस राजस्थान में दुराचार, इस प्रकार का पापाचार कांग्रेस काल में हो रहा था। और कांग्रेस 5 स्टार होटल में सरकार बचाने के लिए अपने रह रही थी। खैर, वो उनका कार्य क्षेत्र ऐसा ही रहा है, इसीलिए तो आज वो पूरे भारतवर्ष में सिमट के रह गए हैं और मेरी भाषा में मम्मी बेटा जीजी जियाजी 4 लोगों की पार्टी बनकर रह गए हैं। उस विधानसभा में, इस परकोटे में, इस अपराकाशी में, इस संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ हमारे इस अपराकाशी में, जिसको उपकाशी कहते हैं, गुलाबी नगर कहते हैं, गोविंद देव की नगरी कहते हैं, इस परकोटे में आप जाकर मेरे बिना बताएं उन सभी क्षेत्रों में भ्रमण करके देखें क्या परिस्थिति उत्पन्न की है, जिसको हम सुधारने में अब काम कर रहे हैं जी। उन पुराने शहर में रहने वाले लोग आज रहते नहीं हैं। हवेलियों पर ताला था, मकान पे ताला था, और वहाँ के प्राचीन जितने मंदिर हैं, इसको अपराकाशी कहते ही क्यों है जयपुर को? इसलिए थोड़ा ना कहते थे कि यहाँ इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उद्योग है अंदर। इसको अपराकाशी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक घर एक मंदिर, हर गली मोहल्ले में, हर चौक में प्राचीन धर्म स्थल थे, बहुत खूबसूरत। उनकी आमेर रियासत से लेकर जयपुर रियासत तक उनके मंदिरों के पीछे की स्टोरी है। किस जागीरदार ने, किस राजा ने, किस सेठ ने, किस साहूकार ने, किन कारणों से कब कब ये प्राचीन स्थान बने, इनके बगीचे बने, ये बगीचियाँ बनी, उन बावड़ियाँ बनी, कुएं बने। उन सब प्राचीन धर्मस्थलों को, प्राचीन चिन्हों को, प्राचीन इमारतों को
जिस प्रकार से खराब करने का काम इस अपराकाशी में कांग्रेस काल में हुआ वो कभी नहीं हुआ। लोगों को पलायन करना पड़ा, प्राचीन स्थानों को इन्होंने परिवर्तन कर दिया गया, चौराहे पर हांडी चढ़ाना, चौराहे पर बकरा पाडा इत्यादि काटना, और इस पूरी अपराकाशी का जो माहौल बनाया वो ये बना दिया कि जैसे अपराकाशी नहीं कराची हो, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। हमने उस अपराकाशी में वापस से उस काशी को काशी रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सेकंड डे मेरा आपने कहा निकलना हुआ, निकलने का कारण था कि जैसे विधायक बनने के बाद शपथ तो मैंने ली नहीं थी, लेकिन मेरे पास कुछ माताएं इकट्ठी होकर मुझे बधाई और धन्यवाद देने के लिए मेरे कार्यालय पर आई थी। वो वीडियो लाइव है, उसको निकाल सकते हैं, मैं मिथ्या नहीं कहूंगा इस पर कुछ भी जी। उन माताओं ने मुझे आते ही ये कहा कि गोविंद देव जी के मार्ग में हम प्रतिदिन, या हमारे बच्चों के स्कूल जाने के मार्ग में हम प्रतिदिन जिस समस्या से जूझ रहे हैं, क्या आप उसका समाधान करेंगे? तो मैंने यही पूछ लिया, मैं कहा बहन जी क्या समाधान है? उस समय कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी बैठे हुए थे, आए हुए। बोले समाधान ये है कि पूरे मार्ग पे नॉनवेज की दुकानें बहुत सारी खुली हुई है, खुले में ओपन में बिना लाइसेंस के है, और रोड पर ही वो जीव जंतु को काटते हैं, वहीं लटकाते हैं, वहीं बेचते हैं, वहीं पकाते हैं, और रास्ते में अवशेष फेंकते रहते हैं। वो कुत्ते वहाँ जो बैठे होते हैं वो जाते हुए स्कूल के बच्चों को काटते हैं, माताओं बहनों को काटते हैं, और गोविंद देव जी के जाने वालों को प्रतिदिन ये सब देखना पड़ता है। आप बताएं इसका क्या समाधान करेंगे? मैंने कोई अधिकारी को फ़ोन किया, कांग्रेस काल का ही स्वभाव का अधिकारी था, उसने मुझे हल्के में ले लिया। बोला ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो आप बने हो। मैं कहा बने हैं तभी तो आपको निवेदन कर रहे हैं सर, नहीं तो हम कहाँ करते। तो उस अधिकारी को दिखाने के लिए मैं उन सभी दुकानों पर गया और मैंने उन सब दुकानों को दिखाया। तो उस समय स्थितियां ऐसी हो गई, वो मुझे देख के दुकानदार बंद करके भागने लग गए, उनके मुर्गे बाहर रह गए और वो छोड़ के भाग गए। और वो सब देख रहे थे आप लोग, वो मुर्गे छोड़ गए बाहर। खैर हमने उस चीज को दिखाया और सच्चाई को अवगत कराया कि कांग्रेस काल में किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। इस अपराकाशी से, इस परकोटे से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं आपको गवाह करा दूंगा सर, मैं राजनीतिक बात नहीं करता, ना मेरा स्वभाव है। वहां हमारे यहाँ पर बहन बेटियों ने, मुझे बच्चियों ने आकर बताया कि जब कॉलेज स्कूल से आती जाते हैं, कुछ चौराहे पर, रास्ते पर, चाय की दुकानों पर आसपास में कुछ इस प्रकार के शरारती तत्व खड़े होते हैं और मोटरसाइकिल पर दोनों हाथ फैलाकर हवाई जहाज बनकर चलते हैं ताकि किसी बहन बेटी को हम टच कर सकें। अब ये चीज बर्दाश्त कैसे हो सकती है? तो इस प्रकार के विधर्मियों लोगों को मैं, मेरे विधानसभा हो कि शहर हो, मेरा अपराकाशी हो कि राजस्थान हो, इस प्रकार की हरकत नहीं करने दूंगा, तो न क्या होने अब दूंगा। आप देख रहे हैं कि 2.5 साल में परिवर्तन आ गया, और कितना परिवर्तन आ गया फिर? परिवर्तन यह है कि शहर में लोग अब हेलमेट लगा के चलते हैं। पहले खाली जालीदार लगा के 4 लोग बैठकर घूमते थे, अब सिंगल आदमी बैठता है, 2 बैठते हैं, हेलमेट लगाने लगे हैं। और रोड पर, चौराहे पर हांडी लगाने की आदत छुड़ा दी है, और कहीं पर खुले में अवशेष फेंकने की आदत छुड़ा दी है। लोगों को जीने का सलीका आ गया है, मैनर से रहने लगे हैं। और जिस प्रकार के उपद्रव मचा के रात को 2 बजे 3 बजे तक मोटरसाइकिल पर आवाज करते थे, फटाके छुड़ाते थे, और रोड पर इस प्रकार से सांप सीढ़ी खेलते थे, चलते थे, अब वो लोगों की धीरे धीरे कंट्रोल में आया है, और जो कुछ रह गए हैं वो थोड़े दिनों में आ जाएंगे। आपके बोलने का अंदाज, जो तीखे शब्द बाण आप छोड़ते हैं ना अपने विरोधियों पर, विपक्ष पर, यही उनको बड़ा चुभ जाते हैं। वो कहते हैं कि महाराज जी तो ऐसा बोलते हैं जैसे वो कट्टरता फैला रहे हैं या फिर समाज को बांटने की एक लकीर खींचने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप पत्रकार हैं और आप कलम के सिपाही हैं, और आपका अधिकार है आप जो सच्चाई है उसको दिखाना। मैं उसमें कभी भी मैं दखल नहीं डालूंगा। मेरे मंच के जाने के बाद आप वो सब चीज़ निकाल लेना, मेरे सारे वीडियो और लाइव निकाल कर देख लें। अनगिनत मुस्लिम बच्चियां, बहनें और बेटियां मेरे यहाँ आती है, आती ज़्यादा वही है, आती वही है ज़्यादा, क्यों पीड़ित वही है। अभी बहन जी बता ही रही थी कि मोदी जी के आने के बाद में एक अभिशाप था 3 तलाक, जो मुस्लिम माताओं बहनों के लिए जीवन नर्क का काम था। इसकी सच्चाई जाननी है तो मेरा वीडियो लाइव उठा के देख लेना। एक बहन यूपी से विवाह होकर जयपुर आई है मेरी विधानसभा में, आप उठाकर देख लेना वो वीडियो। वो ये कह रही है कि मेरा निकाह मामू जान के बच्चे से हुआ है, मेरे को इसलिए छोड़ दिया कि मेरी एक 8 साल की बेटी हुई, फिर मेरे बच्चा नहीं हुआ, और 2 बेगम और है उनके, तो उनकी तरफ उनका आकर्षण ज्यादा है, मेरी तरफ नहीं है। मैं कहा मैं क्या मदद करूं आपकी? बोले मेरी मदद करो आप कि मुझे अब मामू परेशान करते हैं।
अब मामू कहते हैं कि तुम मेरी बेगम बन जाओ। हमने उस बच्ची का मदद की और अनगिनत ऐसी बच्चियों की हमने मदद की है। तो ये मेरे पे तुष्टीकरण का जो आरोप लगाते हो, एक तो मैं उसके खिलाफ हूं। तुष्टीकरण की राजनीति कहने वाले तो वो लोग थे, तुष्टीकरण का काम करने वाले तो कांग्रेस ही लोग थे। हम तो हमारे यहाँ, एक बात बताओ सब, प्रधानमंत्री जी के जितने आवास मिलते हैं वहां कोई छांट के मिलते हैं क्या इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा? आप लोग अन्य लोग भी बैठे मीडिया के अलावा बता दें, आप कोई ऐसा संभव हुआ है कहीं कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इसको मिलेगा इसको नहीं? मुख्यमंत्री जी हमारे तय किया, भजन लाल जी ने, इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा? सारी सुविधाएं, भले टैक्स देने वाले आप और मैं ज्यादा हो, लेकिन सारी सुविधाओं में बराबर का अधिकार मिला हुआ है। गैस सिलेंडर का हो, सरकार की जितनी योजनाओं का हो, प्रधानमंत्री आवास का हो और राशन का हो, आयुष्मान कार्ड का हो, लखपति दीदी का हो, जितनी भी हजारों योजनाएं निकालने आप केंद्र की और राज्य सरकार की, इनमें कोई धुआत किया हो, हमने देने में किसी को भेद किया हो? हमने खुद ने स्कूटी बांटी थी मैंने मेरी विधानसभा में जरूरतमंदों को। आप रिकॉर्ड निकलवा कर देख लो, मैं बार बार ये बात कहता हूं, आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लो, उसमें कितने मुस्लिम समाज के लोगों को, बहनों को, भाइयों को हमने स्कूटी दी है। हम लोग नहीं करते ये काम। हम तो उनके खिलाफ हैं जो नियम कायदे में नहीं रहना चाहते, इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं। जब भी कभी आतंकवादियों की घटना घटती है, उनके लिए झंडे लेकर रोडों पर निकल जाते हैं, उनको बचाने के लिए। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस देश में रहकर देश के खिलाफ वातावरण बनाना चाहते हैं और इस देश में रहकर और देश के शत्रुओं के साथ अपना मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। हम उन लोगों के खिलाफ हैं। बाकी हमारे लिए हिंदू हो कि मुस्लिम हो, हम सबका बराबर जो भी हमारे द्वारा सेवा दी जाती है, सरकार की योजनाएं दी जाती है, या हमारे पर्सनली भी किसी की मदद करनी है, हम सबके लिए तैयार रहते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस सिर्फ खाली एक समाज के लिए काम करती है। कांग्रेस ने कई बार अपने वक्तव्य में कह दिया है, बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया है, उन लोगों का जरूर एक परिवारवाद पार्टियां जितनी भी है, वो परिवारवाद पार्टी पर्टिकुलर अपने किसी व्यक्ति के लिए वो काम करती है या किसी एक समाज के लिए काम की बात करती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जहां पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के लिए समान रूप से सबके लिए काम करती है। बालमुकुंद जी, जयपुर के चार दीवारी क्षेत्र से हिंदुओं को पलायन हो रहा है, इसका क्या कारण है और इसके लिए फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साहब को। विधानसभा में चुनने के बाद देखिए, सबकी अपनी अपनी समस्या और पीड़ाएं होती है, सब क्षेत्रों में अलग प्रकार की समस्या है। ठीक है, ये मेरी आवश्यकता है कि मुझे सुविधाएं मेरे क्षेत्र में उपलब्ध करानी है, कॉलेज चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए, खेल ग्राउंड चाहिए, वो हम सब ने किए हैं, वो डाटा सब मौजूद है। हमारे यहाँ स्टेडियम चाहिए था, हमने स्टेडियम को बनाया। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद अब तक शिवरेज लाइन नहीं थी, वो हमने डलवाई। बहुत सारी कॉलोनियों में, ढानियों में, गांव क्षेत्र के जो कुछ एरिया नगर निगम में आ गए, उनमें आज तक रोडें नहीं बनी थी, वो हमने करवाई। हमने ऐतिहासिक काम और विकास हमारे क्षेत्र में किए, वो हमारी जिम्मेदारी थी और जवाबदेही थी। लेकिन हमारी धर्म संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे इतिहास को बचाना, सजोना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। हम उस भाग दौड़ भरे जीवन में बड़ी इमारतों के चक्कर में हम पुरानी इमारतों को खत्म नहीं कर सकते, जिनके पीछे इतिहास है। हमारी संस्कृति परंपराओं को समाप्त नहीं कर सकते। मैं खुल के बोलता हूं, 57 देश पर्टिकुलर एक समाज के बन गए, 100 देश एक समाज के बन गए, फिर सनातन हिंदू समाज का एक मात्र देश बचा है, क्या उसको भी हम परिवर्तन करने देंगे? कतई नहीं होने देंगे ऐसा काम। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक भारतवासी की जिम्मेदारी बनती है कि भारत को विश्व गुरु और विश्व बंधु के रूप में पूरा दुनिया देखती है। हम लोगों ने कभी भी किसी को तलवार की नोक पर, बंदूक की नोक पर, तोप के गोले के आगे किसी को धर्म परिवर्तन कराने का काम नहीं किया। कोई भी किसी हिंदू ने आज तक, हमारे पूर्वजों ने किया हो तो बता दो। हिंदुओं पर इस प्रकार के अत्याचार पूरी दुनिया में हो रहे हैं, हिंदू इस अत्याचारों पे केंद्रित हो रहा है और हिंदुओं को ही सब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब भारत का सनातनी हिंदू समाज जब और समाज के लिए सर्वे भवन्तु सुखिने की बात करता है, कामना करता है, वसुधैव कुटुंब बोलता है और पूरी दुनिया में वैक्सीन और अनगिनत सेवाओं के माध्यम से पूरी दुनिया को सेवा देने वाला विश्व बंधु बनता है, विश्व गुरु के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ, तो ये भारतवर्ष अपने सनातन संस्कृति परंपराओं, अपने धर्म के लिए भी बात कहने का अधिकारी है। ये मौका, पलायन की बात आपने कही तो मैं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस पर एक कानून बनाया। कुछ उसमें टेक्निकल जो है वो इशू है, वो भी पूरे होकर वो पारित हो जाएगा। परकोटे में तेज गति से पलायन हुआ है, कब कब हुआ है,
पिछले जब कभी दंगे हुए थे तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति महोदय आदरणीय भैरव सिंह शेखावत साहब ने उसके लिए एक गाइडलाइन बना दी गई थी कि कुछ अशांत क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में लोगों को भय से या वहां की समस्याओं से या वहां लोग भय का वातावरण बनाकर उनको पलायन कराते हैं, उन क्षेत्रों के लिए एक विशेष गाइडलाइन दी गई थी। फिर कांग्रेस आने पर वो उसका पालन नहीं हो पाया जी। लेकिन राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को सबसे पहली विधानसभा में जाते के साथ मैंने विधानसभा में अपना यही पक्ष रखा। मुख्यमंत्री महोदय के सीट पर बैठने के बाद सबसे पहले मैं यही फाइल लेके निवेदन करने गया कि साहब हमारी तो सबसे बड़ी पीड़ा और समस्या एक है कि इस परकोटे में अपराकाशी में 4 दीवारी में लोग पलायन कर रहे हैं, तेज गति से छोड़कर जा रहे हैं और इतनी सुख सुविधा परकोटे में थी, उनका अभाव कांग्रेस में हो गया है, उसको हम पूरा कर देंगे लेकिन लोग नहीं जाएं, उसके लिए कानून बनाया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय को कि इस पर उन्होंने इसकी एक शुरुआत की और पहले बार राजस्थान में भाजपा के शासन में आने के तत्पश्चात इसकी शुरुआत हो गई, उसका धन्यवाद है। आखिर में बालमुकुंद जी, एक बड़ा मुद्दा जो देश में इस वक्त हलचल मचा रहा है राम मंदिर का, जब खबर आई कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है तो फिर ये सवाल उठा, क्या ये राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है? कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, ऐसा सुन रहे हैं, चारों ओर चर्चा आ रही है, एजेंसी जांच कर रही है। बोलने का अधिकार तो तब है कि जब जांच पूरी हो जाए, किसी पर भी हम आरोप पहले नहीं लगा सकते। फिर भी राम मंदिर का मामला है, राम जी हमारे आस्था का महत्वपूर्ण सबसे बड़े कोई हमारे देवता है, राम है। और सनातन में, हिंदुत्व में परंपरा नमस्कार के साथ साथ राम राम की भी है, यानी राम सर्वोपरि है। और राम जी के उस स्थान के लिए 500 वर्ष से हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, संघर्ष किया है और उन मुगलों को परास्त करने के तत्पश्चात हमारा भव्य और दिव्य राम मंदिर आज बनकर तैयार हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया और भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और हम सबके आस्था का केंद्र प्रभु राम का दिव्य दरबार आज पूरी दुनिया उसको दर्शन के लिए आती है। अब चढ़ावे को लेकर कोई चर्चा आई कि वहां ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उसमें आधे से ज्यादा तो आरोप झूठे हैं। वो आप लोगों ने देखे, वो आरोप लगाए गए कि ईंटें गायब हो गई, जेवर गायब हो गया, ये गायब हो गया, वो गायब हो गया। वो सारी चीज पता चली वो वहीं सब मौजूद है आज भी। तो आरोप लगाने वाले कुछ भी लगा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आरोपियों को बचाना के लिए कुछ बात कर, जो आरोपी होगा, मुझे विश्वास है पूर्णता केंद्र सरकार पर, आदरणीय मोदी जी पर, मुझे पूर्णता विश्वास है आदित्यनाथ योगी जी पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, और उन्होंने अपने वक्तव्य में बिल्कुल क्लियर किया है। चोर होगा, अगर पाया जाएगा, सत्यता होगी तो वो कोई भी व्यक्ति हो उसे सजा होगी, कोई नहीं रोक सकता। अब रही उसकी जांच का, जांच चल रहा है, निष्पक्ष जांच चलेगी और जो भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई अगर इसमें पाया जाता है तो वो दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों का देखिए आस्था का केंद्र है राम, कोई इधर उधर की बातें आवे, इधर उधर कोई बातें फैलाना चाहे, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचे जावे। लेकिन हमें उस राम मंदिर से, उस राम जी से, उस अयोध्या स्थान से हम सबकी आस्था है जुड़ी हुई है, उसको हमें कहीं भी इधर उधर भटकाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु राम और अयोध्या हमारे लिए सर्वोपरि है, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अब तक इतने बलिदान दिए हैं। और आगे भी राम जी की बात आएगी तो आगे भी हम सब इसी प्रकार से खड़े और तैयार रहेंगे। इसलिए चढ़ावे का अगर कोई दोषी है तो वो दोषी को सजा होगी, लेकिन हमारी राम जी की आस्था और अयोध्या के प्रति जो आस्था भाव है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बहुत धन्यवाद बालमुकुंद आचार्य जी को आप सुन रहे थे, बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, आपने वक्त निकाला और साथ ही अपने अंदाज में, जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, जवाब भी दिए इस मंच पर। और अब इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अर्पिता आपको ओवर टू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बेहद बेबाकी और स्पष्टता के साथ अपने विचार आपने साझा किए। सर, मैं आग्रह करूंगी आप स्टेज पर बने रहिए। सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगी इंडिया न्यूज राजस्थान के मुख्य संपादक मनु शर्मा जी को। पुष्पगुच्छ देकर सर का सम्मान करें। ऐसे में आपके जवाब, आपके विजन ने इस सत्र को बेहद रोचक, सार्थक और यादगार बना दिया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने व्यस्त समय से आपने निकाला।
और बेहद बेबाकी के साथ आपने स्पष्टता के साथ अपने विचार साझा किए। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी। ऐसे में हमें विश्वास है कि मौजूदा सभी लोग फिलहाल